तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है स्टेट ऑफ मैटर। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर और उसमें जो कंपोनेंट गैस होती है उनके पार्शियल प्रेशर, इनके बीच का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है। समझ गए ना कि कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं उनका जो मिक्सचर बनता है वो, और उसमें जो कंपोनेंट गैसेस होती हैं उनके पार्शियल प्रेशर में क्या एक क्वांटिटेटिव रिलेशन होगा, इसी को बताया गया है डाल्टन्स लॉ में। अब देखो, इस लॉ में क्या बोला गया कि एट गिवन टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, गिवन टेम्परेचर मतलब एक फिक्स टेम्परेचर दे रखा हो और जिस कंटेनर में गैस का मिक्सचर बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तब इसने कहा है कि द टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर मींस नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल कंपोनेंट गैसेस। बात समझ गए ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम और एक फिक्स टेम्परेचर में जो गैस मिक्सचर होता है उसका टोटल जो प्रेशर होगा वो उसमें जितनी गैसेस हैं, जो भी कंपोनेंट गैसेस हैं, उन सब के पार्शियल प्रेशर का क्या होगा, सम होगा। इसी को बोला गया है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसमें हम 4 गैसेस ए बी सी डी को मिक्स कर रहे हैं। ओके, और एक टेम्परेचर फिक्स टी है, तो इस कंटेनर के अंदर ये वॉल्यूम पूरा कांस्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर जब ये सारी गैसेस इकट्ठी होती हैं और वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, तब ऐसे में जो टोटल प्रेशर बनेगा इस मिक्सचर का वो कैसा होगा, इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड सी एंड डी। तो जितनी भी गैसेस आपने उसके अंदर भर दी, उन सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का जो सम है वही इस पूरे मिक्सचर का, इस गैसियस मिक्सचर का क्या होगा बच्चों, टोटल प्रेशर। यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखो, आपको क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उसमें डायरेक्ट गैस के आपको क्या नहीं दिए होंगे, पार्शियल प्रेशर्स। तो आपको पहले जो भी कंपोनेंट गैस आप इस मिक्सचर में देख रहे हैं उसका क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर। अब वो पार्शियल प्रेशर कैसे काउंट करना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर यही लिखा है पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है, पी बी बी का है, ऐसे पी सी और पी डी ये सी और डी गैसेस के हैं। तो हम एक जो हर एक गैस है, इंडिविजुअल गैस, उनके पहले हमें पार्शियल प्रेशर निकालने होंगे। तो इसके लिए आपको गैस का मास या उसके मोल्स दे रखे होंगे, कंटेनर का वॉल्यूम बता दिया जाएगा, टेम्परेचर बता दिया जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओगे P इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। यहाँ एन क्या होंगे, मोल्स ऑफ गैस, आप जिस गैस का क्या निकाल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, उसके मोल। वी जो होगा ये है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मीन्स वो मिक्सचर, और आर तो वही यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और टी जो है वो है टेम्परेचर कंटेनर का जिसमें मिक्सचर भरा जा रहा है और उसे हमें केल्विन में लेना है। एक तो ये रिलेशन है पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का। दूसरा रिलेशन है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब आता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो हम जानते हैं कि जिस गैस का हमें मोल फ्रैक्शन लेना है उसके मोल्स अपॉन जितनी भी कंपोनेंट गैसेस हैं उनके टोटल मोल्स का इस तरह से रेशियो लोगे तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और पी टोटल आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। तब आप एक एक इंडिविजुअल गैस का क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। और तीसरा रिलेशन ये भी यूज होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 V1 मतलब इनिशियल कंडीशन में गैस का प्रेशर और वॉल्यूम जो पर्टिकुलर गैस बताई गई है, V2 वो कंटेनर का वॉल्यूम होगा जिसमें गैस भरी जा रही है, और P2 फिर गैस का क्या निकलाएगा, पार्शियल प्रेशर। मीन्स P2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2 करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर मिक्सिंग। तो यही लिखा है P1 इनिशियल गिवन प्रेशर ऑफ गैस, V1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, V2 टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर मिक्सिंग। यहाँ तक बात क्लियर है।
अब देखो ये क्वेश्चन समझते हैं कि 56 ग्राम नाइट्रोजन, 16 ग्राम CH4 and 32 gram of O2 were mixed in 10-liter flask at 27 degree centigrade. The partial pressure of each gas and total pressure of mixture. तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने इनके मोल्स निकाल दिए हैं। जैसे N2 के मोल्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा 56/28, तो कितना मोल हो गया 2 मोल। ये किसके हो गए नाइट्रोजन के, क्यों? क्योंकि हमें इसके 56 ग्राम दे रखे हैं। ओके, फिर CH4 आ जाए तो CH4 का है 16 ग्राम, इसका भी 1 मोल हो गया। O2 का दे रखा है 32 ग्राम। इस तरह से आपने तीनों के मोल निकाल लिए। कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर दे रखा है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 300 केल्विन। और R की वैल्यू अगर आप ATM में प्रेशर निकालना चाह रहे हैं तो ATM वाली यूनिट ले लें। 0.082 को लगभग अप्रोक्सीमेट में 1/12 लिख सकते हैं। बस एक एक करके निकालें। PN2 मतलब यहाँ पर हम N2 का प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, तो उसके मोल ले लें। तो हमारे पास हो गए PN2 वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंटू RT। तो 2 मोल 10 लीटर फ्लास्क 1/12 इंटू 300, तो ये मिल गया हमें क्या 5 ATM इसका प्रेशर। ठीक इसी तरह से फिर हम किसका निकालें CH4 का, तो वो मोल तो हमारे पास 1 है। 10 इंटू 1/12 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 300। ओके, तो ये देखो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 कैंसिल, ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 13/12। ओके, तो ये आ गया आपके पास 13/12 मीन्स 2.5 ATM। ठीक इसी तरह से किसका निकालना है आपको O2 का, तो PO2 तो कितना है देखो, उसका भी 1 मोल है इंटू 1/12 इंटू 300, तो ये भी आ जाएगा 2.5 ATM। अब आपसे कहा जाए कि टोटल प्रेशर कितना हो, तो P टोटल इक्वल टू PN2 प्लस PCH4 प्लस PO2। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना था 5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 ATM, कुल मिला के हो गया 10 ATM। बात क्लियर है? तो इस तरह से अगर हमें मोल्स या अमाउंट दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, सॉरी टेम्परेचर दे रखा है, कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है, तब आप इस रिलेशन से टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर काउंट करेंगे। दूसरा है 56 ग्राम नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम CO2 एंड 16 ग्राम CH4 मिक्स्ड इन फ्लास्क। ठीक है, और प्रेशर बोला गया है टोटल जो मिक्सचर है उसका है 720 mm, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो देखो बच्चों एक एक करके 56 44 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तीनों के मोल्स निकाल लें। ठीक है, मोल्स ऑफ N2 तो ये दे रखा है 56/56 मीन सॉरी अपॉन 28। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मोल। NCO2 44 ग्राम दे रखा है, तो 44 से ही डिवाइड होगा तो 1 मोल। और NCH4 तो ये है 16 ग्राम, 16 मीन्स 1 मोल। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके बाद हम इसको कैसे, तो मोल फ्रैक्शन निकाल, यहाँ या डायरेक्ट हम नाइट्रोजन का क्या निकालना चाह रहे हैं पार्शियल प्रेशर, तो हम लिखेंगे XN2 इंटू P टोटल। तो XN2 मीन्स N2 अपॉन N2 प्लस NCH4 प्लस N और क्या है CO2। ओके, और इनटू क्या हो जाएगा P टोटल। और आगे बढ़ें तो ये हमारे पास है 2, टोटल देखो कितने हो गए 4, और जो प्रेशर है गैस मिक्सचर का और ये कितना दे रखा है 720। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने 720 मीन्स 720 कितना होगा 2, और यूनिट है अगर उसकी mm तो mm में रखें। ठीक इसी तरह से आपको CO2 का पार्शियल प्रेशर लेना है, तो 1/4 इंटू 720। ऐसे आप CH4 का कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 इंटू 720। तो ये है जब हमें टोटल प्रेशर और फिर गैस के मोल्स दे रखे थे या उसका मास, तो हमने इस तरह से निकाला। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, 200 ml N2 एंड 500 ml, ठीक है 200 ml N2 एट 500 mm, 300 ml, ठीक है यहाँ पर कोई और गैस कर दे रहा हूँ मैं, ये हो गई H2।
ठीक है। तो यहाँ पर है एक हो गए H2 एट इतने 100 mm वर मिक्स्ड इन 600 ml फ्लास्क, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो 200 N2 एंड 300 H2। तो देखो यहाँ पर हम आ जाए, तीसरा रिलेशन हम ये वाला लेंगे, P1 V1 इक्वल टू क्या, P2 V2। तो P2 निकालना है तो हम लिखेंगे P1 V1 अपॉन क्या, V2, है ना, 200 ml। अब देखो H2 के लिए अगर हम निकालें कि हमारे पास किसका कितना कितना है आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले PH2 निकालें तो P1 V1 अपॉन V2, ये सब किसके लिए लेंगे हम, H2 के लिए। तो देखो यहाँ पर आप अच्छी तरह से क्वेश्चन में देखोगे तो 200 ml 500 mm, ठीक है, और ये क्या है N2। तो यहाँ पर ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पहले हम N2 के लिए निकाल लें तो हमारा N2 के लिए हो जाएगा, ये हो गया N2, ठीक है। तो यहाँ पर है 200 ml 500 mm अपॉन में 600, ओके, ये कट गया, ये कट गया। 200 इंटू 5y क्या आ जाएगा, 6। ये किसका हो गया, N2 का, समझ गए ना, 200 ये हो गया, और इसका है 300 और 600 mm। ऐसे ही हम PH2 का निकालेंगे, ठीक है। तो ये है 300 ml और कितने में है ये प्रेशर, देखो 300 ml 600 mm और 600 mm अपॉन 600 2 2 1 1, तो ये हो जाएगा 300 ml, ठीक है। तो इस तरह से mm या mm। तो आप देख रहे हैं कि हमने दोनों इक्वेशन का यूज़ किया, दोनों के 3 इक्वेशन मैंने आपको बता दिए जिससे आप गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं इंडिविजुअल गैस का। तो यहाँ तक ये था हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखो बच्चों एक लॉ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, जो बचता है लास्ट, और वो है ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, ओके, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। तो देखो बच्चों डिफ्यूजन और एक एफ्यूजन, पहले तो मैं इसको डिफाइन कर दूं क्योंकि ये लॉ जो है इसी से रिलेटेड है। तो पहले तो होता है डिफ्यूजन, ये होता क्या है डिफ्यूजन, देखो डिफ्यूजन मीन्स होता है, ये कहलाती है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस और लिक्विड। लिक्विड में भी मिलती है लेकिन स्लो रेट से होती है, मतलब गैस में फास्ट होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस और लिक्विड, ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी और सोर्स। समझ गए ना बच्चों कि गैसेस का या लिक्विड का बिना किसी हेल्प के, किसी दूसरे की एजेंसी मतलब कोई सोर्स की, किसी हेल्प के उनका आपस में मिलना ही क्या कहलाता है बच्चों, डिफ्यूजन। मीन्स हम ये कहें कि ये कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से अलग अलग गैस भर दी जाए कि यहाँ पर एक गैस है इस तरह से और एक गैस यहाँ पर है। अब इनके बीच में एक होल बना दिया जाए तो आप देखोगे कि फिर ये गैसेस आपस में मिल जाएंगी और कुछ यहाँ पर मतलब ये इस तरह से और ये हो गए, ठीक इसी तरह से ये दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाएंगे, समझ गए ना। तो यही क्या है डिफ्यूजन, कि दो गैस इंडिविजुअल अलग अलग थी, आपने दोनों को खोल दिया तो वो आपस में डिफ्यूज्ड होके और इस तरह से एक मिक्सचर बना लेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बनेगा ये, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसे बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। अब देखो बच्चों एक होता है इफ्यूजन, ठीक है। तो इफ्यूजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एस्केपिंग ऑफ गैस फ्रॉम पिन होल, ठीक है, कि कोई भी गैस पिन होल, एस्केपिंग ऑफ गैस फ्रॉम पिन होल, ठीक है। तो इसी को बोला गया है क्या बच्चों, इफ्यूजन। कि हम ये कहें कि ये कंटेनर है और ये यहाँ पर गैस भरी है और यहाँ एक पिन होल है, तो यहाँ इस तरह से ये गैस बाहर आने लगे, तो ये कहलाता है क्या, इफ्यूजन।
और दो गैसों का या दो लिक्विड्स का या दो से ज़्यादा गैसेस का, ठीक है, जो है मिक्सिंग होना क्या कहलाता है बच्चों? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं लॉ के बारे में, डिफ्यूज़न लॉ। ठीक है, कि ग्राहम्स ने ये लॉ दिया है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है या रेट ऑफ जो इफ्यूज़न है वो गैस के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रूट मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न, समझ गया बच्चों? रेट ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, प्रेशर कांस्टेंट रखें, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास। कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है या इफ्यूज़न है कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर में, वो उसके मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स हम ये कहें, ये है हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है, हम आर से रिप्रेजेंट करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास। और आगे बढ़ जाएं तो हम इसको फॉर टू गैसेस, अगर हम टू गैसेस ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 अपॉन R2 इक्वल टू M2 अपॉन क्या? M1। इसी से हमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो M1 और M2 क्या हो जाएंगे? M1 मतलब ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस फर्स्ट, M2 हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस 2, है ना? ऐसे उनके डिफ्यूजन रेट है। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मींस R इक्वल टू, ये होता है डिफ्यूज्ड, ठीक है, वॉल्यूम और मोल्स ऑफ गैस अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, कि उसके डिफ्यूजन में कितना टाइम लगा। मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि R इक्वल टू V अपॉन टी या फिर N अपॉन टी। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन, ठीक है, तो T1 इंटू T2 अपॉन V2। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं N1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन N2। तो हमारे पास कुल मिला के रिलेशन बना V1 अपॉन T1 इंटू, ठीक है, T2 अपॉन V2 इक्वल टू रूट 1 अप, ठीक है, ये हो जाएगा M2 अपॉन M1। तो इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हैं? गैस के अगर हमें डिफ्यूज्ड वॉल्यूम, उनके डिफ्यूजन का टाइम दे रखा है, तो मोलर मास या मोलर मास के रेट पर डिफ्यूजन रेट, इस तरह से एक रिलेशन, ओवरऑल रिलेशन बताता हूँ बच्चों। सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये है गैस के होल है, इसका एरिया जो है मैं ये मान लूँ एरिया है A, टेम्परेचर है T, ठीक है, और मास जो मोलर मास है हम ये मान लें वो है M, और इसके अंदर जो प्रेशर है गैस का वो है P। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है R1 अपॉन R2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू A1 अपॉन A2 रूट, ठीक है, M2 इंटू T1 अपॉन M1 इंटू T2। ये है एक ओवरऑल रिलेशन प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर एरिया ऑफ, ठीक है, ये क्या है बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होल। मतलब यहाँ पर जो A है
ये है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होल फ्रॉम विच गैस एस्केप्ड। ठीक है, कि एक होल है मान लो 1 सेंटीमीटर का, और एक होल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, वहाँ से गैसेस डिफ्यूज़ हो रही हैं। तो अगर हमें जिस कंटेनर से गैसेस डिफ्यूज़ हो रही हैं, अगर उनके होल पिन होल का एरिया भी बता दिया जाए या उनके प्रेशर बता दिए जाएँ, तो इस रिलेशन से भी आप क्या निकाल सकते हैं, आप गैस का डिफ्यूज़न रेट या उनके मोलर मास। और एक और बता दूं, R1/R2 इक्वल टू होता है बच्चों, या रेट ऑफ डिफ्यूज़न एक रिलेशन और यूज़ होगा, इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस अपॉन में होता है टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, कि एक दो क्वेश्चन है कि मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक ट्यूब है ऐसे, जिसकी डिस्टेंस लेंथ L है, यहाँ से गैस एक A एंटर हो रही है, यहाँ B। तो सपोज इसने S डिस्टेंस कवर कर दी A ने, और यहाँ तक B आके मिल गई, तो ये जो डिस्टेंस कवर हो जाएगी वो L माइनस क्या हो जाएगी, X। तो ये डिस्टेंस किसकी हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B, तो ये कहलाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A। तो अगर दो गैस हैं, दो अपोजिट, ठीक है, जो टर्मिनल्स हैं वहाँ से एंटर हो रही हैं, और टोटल लेंथ आपको बता दी जाए, तो एक गैस की अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है x है, तो दूसरे की L माइनस x मान के, और फिर आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफ्यूज़न के जो हैं रिलेशंस हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है कि अननोन गैस X diffused 4 times faster than oxygen, ठीक है, at same temperature। ये है, तो कैलकुलेट, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ अननोन गैस। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है कि R अननोन ले लो, ठीक है, ये हम पहले यहाँ ऐसे ले लें, सॉरी ऑक्सीजन का ले लें कि R O2 है मान लो R, तो R X मीन्स अननोन जो गैस है, ठीक है, उसे हम मान लेंगे 4R। MO2 तो आप जानते हैं ये कितना होता है 32, और mx हमें कैलकुलेट करना है, मतलब मोलर मास ऑफ, ये क्या है बच्चों, मोलर मास ऑफ अननोन गैस। तो बस हम यहाँ लगा देंगे रिलेशन, तो हमारे पास हो जाएगा Rx अपॉन RO2 इक्वल टू रूट MO2 अपॉन mx। तो Rx की जगह मैं रख दूँ 4R, ठीक है, कि यहाँ पर जब हमने R माना है और Rx की 4R हो गई, तो ये हो गई R इक्वल टू, ये हो जाएगा 32 अपॉन mx, ये कैंसिल हो गए, तो 4 इक्वल टू 32 अपॉन mx। ठीक है, तो यहाँ से रूट यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, रूट का मतलब ये है इस तरह से, और ये हो जाएगा 32 बाई mx। तो mx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 32 जाएगा 32 अपॉन कितना 16, तो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन किया, और ये H2 का होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये तो था जब इस तरह का क्वेश्चन हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है, जैसे लिखा है 120 ml SO2, ठीक है, डिफ्यूज्ड 12 मिनट एंड 240 ml of unknown gas diffused
इन 12 मिनट। ठीक है, तो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है, कि 120 ml SO2 डिफ्यूज हो रही है 12 मिनट में और 240 ml अननोन गैस भी डिफ्यूज हो रही है 12 मिनट में। तो अननोन गैस का मोलर मास क्या होगा? तो हमें क्या करना होगा, पहले हम लिखेंगे SO2 का डिफ्यूजन रेट। तो 120 ml अपॉन कितना है इसमें 12, तो ये आ गया 10। फिर RX अननोन गैस का डिफ्यूजन रेट निकालें 240 और 12 मिनट में, तो ये कितना आ गया 20, है ना। MSO2 तो ये तो होता है कितना 64 और MX हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे RSO2 अपॉन RX इक्वल टू रूट MX अपॉन MSO2। ठीक है, तो यहाँ लिखा है RSO2 का कितना रेट है देखो आप, और अननोन का कितना है, तो SO2 का 10 और अननोन का है 20, तो आपने लिखा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 20 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा MX अपॉन कितना 64, और कैंसिल कर दें तो 1/2 इक्वल टू MX अपॉन 64। तो MX, तो यहाँ से अगर आप रूट हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1/4 इक्वल टू MX अपॉन 64। तो हमारे पास MX आ जाएगा 64/4, मीन्स ये आ गया 16। तो इस तरह से अगर हमें डिफ्यूज़न वॉल्यूम पता है, टाइम दे रखा है, तो हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं उनके मोलर मास। तो मैंने आपको एक ये क्वेश्चन बताया, एक इस तरह का क्वेश्चन था। अब मान लिया जाए कि क्वेश्चन है कि 2 ग्राम H2 diffused at 10 minutes, how many gram of O2 diffused at same time? ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 ग्राम H2 diffused at 10 minutes, how many grams of O2 diffused at same time? तो देखो बच्चों, पहले आप मोल के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा लिख लेंगे n यहाँ पर H2 अपॉन TH2, ठीक है, NO2 अपॉन TO2 इक्वल टू MO2 अपॉन MH2, है ना। 2 ग्राम H2, तो मोल निकाल लो, NH2 के हो जाएंगे 2/2 मीन्स 1 मोल, है ना। NO2 के हमें कैलकुलेट करना है, TH2 और TO2 सेम है, तो हम यहाँ रखेंगे 2 अपॉन NO2, ये तो सेम होगा टाइम, और यहाँ रख दोगे आप 32 अपॉन में क्या 2। ठीक है, तो 2 ना सॉरी मोल निकालने ना, तो हमारा यहाँ पे मोल था 1, तो यहाँ हमने 1 रख दिया, ये था 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन NO2 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 16। ठीक है, तो 1 अपॉन NO2 इक्वल टू ये क्या हो गया 4, तो NO2 इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ग्राम में पूछा गया है कि ये कितना ग्राम डिफ्यूज्ड होगा, तो NO2 जो डिफ्यूज्ड होगा 1/4 इंटू कितना कर देंगे 32, तो ये कितना हो जाएगा देखो 8 ग्राम। तो W जो O2 डिफ्यूज्ड होगा वो हो जाएगा 8 ग्राम। और वैसे ही बता दूं, एक रिलेशन है R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट W1 अपॉन W2, इससे भी निकाल सकते हो आप। डायरेक्ट मास दे रखा है तो ये रिलेशन है मास के साथ। ठीक है, तो इस तरह के और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इसमें देखोगे तो ट्रैवलिंग वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, कितना एरिया से इतनी गैस डिफ्यूज़ हो रही है तो इतने एरिया से कितनी गैस डिफ्यूज़ होगी।
तो आप इन क्वेश्चंस को इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कौन सा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो बच्चे, इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कि जो ग्राहम्स लॉ है, ठीक है, यूज्ड फॉर सेपरेशन, ठीक है, ऑफ आइसोटोप्स। बिकॉज जो आइसोटोप्स होते हैं, बिकॉज आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट डिफ्यूज्ड, ठीक है, और इफ्यूज्ड डिफरेंट रेट। और अगर हम इसे कई बार मिक्सचर को, आइसोटोप्स के मिक्सचर को कई बार अगर डिफ्यूज कर दिया जाए या इफ्यूज कर दिया जाए, इफ्यूजन मेनली, तो आप देखोगे कि जो सबसे हल्का जो कंपोनेंट या आइसोटोप होगा वो सबसे आगे या सबसे पहले डिफ्यूज होके निकल जाएगा, और जो हैवी है वो पीछे रह जाएगा। और ऐसा करके हम कई बार डिफ्यूजन करेंगे तो दोनों आइसोटोप्स, मतलब हैवी और लाइटर, अलग अलग किए जा सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है ग्राहम, वो है डिफ्यूज़न या सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। बात क्लियर है? तो यहाँ तक कुल मिला के ये 2 लॉज थे, डाल्टन्स लॉ और ग्राहम्स लॉ, जो दोनों मैंने आपको डिस्कस कर दी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।